हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम या सीटेट बोले या टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जीके, जो कि होगा टीचिंग एबिलिटी, शिक्षण अभिरुचि से होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि से। तो आपके लिए जो प्रत्येक क्वेश्चन हो इम्पॉर्टेंट होगा और आपसे यह विनती है कि आप सबसे पहले उन वीडियो को जाकर देखें जो पहले से अपलोड है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका करीब है और रिवीजन ज़रूरी है। इसलिए आप जाकर उस वीडियो को दोबारा एक बार और ज़रूर देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी टीचिंग एबिलिटी का, और जो बाकी जीके जीएस है और हिंदी का है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। एक जो अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य है। आपको बताना है, पहला ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक या अवबोधात्मक। बताइए दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिएगा और आप एक बार सोचिए कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही रहेगा। उसके बाद मैं आंसर बताते जाऊंगा, तो ज़रूर सोचिए कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही रहेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक इसका राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, इसका राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न दिया है, बालक में विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वह उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है, भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, या चौथा है उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, बालक में विचार गठन की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका विभेद करने के लिए वो सक्षम हो जाता है तब। भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब उसमें विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुचित पूछा गया है, तो दंड है, प्रशंसा एवं दोषारोपण है, प्रगति की जानकारी है, या प्रतिस्पर्धा है। बताइए दोस्तों, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि कौन सा रहेगा? दंड रहेगा, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रगति की जानकारी। ऑप्शन थर्ड रहेगा नहीं, प्रशंसा एवं दोषारोपण भी नहीं रहेगा। फर्स्ट और जो चौथा है उसमें आप कंफ्यूजन हो गए, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, अभिप्रेरणा को जो अनुचित विधि है वो दंड है। जब एक शिक्षक कोई प्रेरणा वाली बात करती है तो अपने विद्यार्थियों के लिए प्रगति की जानकारी रखेगा, या कोई भी अध्यापक है वो अपने विद्यार्थियों के लिए प्रगति की जानकारी के बारे में बताएगा, उन्हें अभिप्रेरणा देगा। प्रतिस्पर्धा, आज के जो कंपटीशन है एग्ज़ाम में बहुत ही टफ है, तो प्रतिस्पर्धा के बारे में बताएंगे। प्रशंसा एवं दोषारोपण भी होगा, लेकिन जो अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है वो सबसे अनुचित विधि है दंड। आप दंड देकर अभिप्रेरणा का उजागर नहीं कर सकते, तो अनुचित विधि है दंड। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर ये ऑप्शन यही रखा जाए और इसमें पूछा जाए अभिप्रेरणा की उचित विधि कौन सी है, तो उचित विधि रहेगा प्रगति की जानकारी। याद रखिएगा, उचित विधि के लिए ना, उचित विधि के लिए रहेगा प्रगति की जानकारी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। समतात्विक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। समानीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.H. जूड, बिल्कुल सही। समतात्विक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, समानीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जूड ने। तीसरा, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, ये गलत है। याद रखिए, ये गलत है। विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पेयरमैन, ये सही है। तो सुमेलित नहीं है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत।
दोस्तों आप इसे जाकर गूगल पर गूगल पर जो है सर्च कीजिए, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया था। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, लेकिन आप उससे पहले आप खुद गूगल पर सर्च कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समतात्विक का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जूड ने, विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत दिया था स्पियरमैन ने। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो ये क्या कहलाता है। जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है इसमें अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण, अधिगम का नकारात्मक अंतरण या अधिगम का शून्य अंतरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का सकारात्मक अंतरण। याद रखिएगा, अधिगम का सकारात्मक अंतरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि क्या कहलाती है। आपको बताना है वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है कि व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी या मनोविश्लेषण विधि। व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका भी है टेट एग्जाम में, तो याद रखिएगा प्रक्षेपी विधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइए दोस्तों। तो इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास हो जाता है शैशव अवस्था में। याद रखिएगा, शैशव अवस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है। मतलब आपको बताना है अभिवृद्धि की विशेषता कौन कौन सी है और कौन सा नहीं है। तो यह मात्रात्मक पक्ष है, हाँ ये अभिवृद्धि की विशेषता है। यह मापनीय नहीं है, गलत। अभिवृद्धि की विशेषता ये नहीं है। थर्ड है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही। तो अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है, तो यह मापनीय नहीं है। यह जो है ये दर्शाता नहीं है। ये तीनों दर्शाते हैं। याद रखिएगा, यह मात्रात्मक पक्ष है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और शारीरिक विकास को दर्शाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, कक्षा 8 का एक बालक गणित में कम अंक आने का दोष अध्यापक और परीक्षक को देता है। इसमें बालक द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति होगी। कक्षा 8 का एक बालक गणित में कम अंक आने का दोष अध्यापक को देता है और परीक्षक को देता है। इसमें बालक द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति क्या होगी। आपको बताना है प्रक्षेपण, युक्तिकरण, क्षतिपूर्खा या दमन। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा युक्तिकरण। याद रखिएगा, युक्तिकरण कहलाता है। मतलब इसमें बालक द्वारा जो प्रयुक्त रक्षा युक्ति होगी वो होगा युक्तिकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। फर्स्ट है प्रतिभावान बालक को, सृजनशील बालक को, पिछड़े बालक को या अपराधी बालक को। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिछड़े बालक को। याद रखिएगा, पिछड़े बालक को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। ऑप्शन को आप खुद पढ़िए एक बार और बताइए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु भागित वास्तविक आयु इंटू 100। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मानसिक आयु भागित वास्तविक आयु इंटू 100। जरूर नोट कर लीजिए इसे कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा, पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा होगा? आपको बताना है। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उद्यमशील? आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। विपिन एक दिवा स्वप्न मतलब स्वप्न में रहने वाला, पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाला है, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ है, असफल है, अमिलनसार है, दूसरे से मिलने में हिचकिचाता है और आदर्शवादी बालक है, तब उसका व्यक्तित्व प्रकार किस प्रकार होगा? आपको बताना है। बहिर्मुखी होगा, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उद्यमशील? आप कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, अंतर्मुखी। इसका राइट आंसर होगा अंतर्मुखी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी थी? आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षण अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है। यह जो परिभाषा है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? आपको बताना है। स्किनर ने, C.V. गुड, J.M. स्टीफन या C.H. जूड? आपको बताना है किन्हें दिया था, मतलब कौन से मनोविज्ञान वैज्ञानिक ने इस परिभाषा को या इस सिद्धांत को दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.M. स्टीफन ने। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का व्यवस्थित अध्ययन है, यह परिभाषा दिया था J.M. स्टीफन ने। याद रखिएगा J.M. स्टीफन ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए वो छोटा है, लेकिन वह ऐसे सवाल को हल कर लेता है जो बड़े करते हैं। मतलब 12 वर्ष का जो एक छात्र है वो 15 वर्ष की आयु वाले बालक का सवाल को हल कर देता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको बताना है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का आपको सूत्र पहले ही पता है, उसमें आप अप्लाई कर देख लीजिएगा। या इसके चलिए हम आंसर देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है 150, 100, 125 और 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। 125 याद रखिएगा। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और वह 15 वर्ष की आयु वाले बालक के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों याद रखिएगा 100 होता है। ये सामान्य बुद्धि लब्धि है 100। उससे ज़्यादा हुआ तो मतलब वो बच्चा ज़्यादा उम्र के मतलब जो सवाल को हल कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सेकंड है संवेदी परक चरण, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक चरण या चौथा है मूर्त संक्रियात्मक चरण? आपको बताना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है? तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण से जूम करके बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक चरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है जो 7वां है, निम्न में से कौन सा अधिगम मतलब सीखने की क्रिया का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित अनुबद्धता का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत?
बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो अधिगम का साहचर्यवत का सिद्धांत नहीं है, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। साहचर्य का सिद्धांत जो कि अधिगम का साहचर्य का सिद्धांत नहीं है, वो है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता सभी खाली स्थान प्रेरक को है। आपको बताना है कृत्रिम, अर्जित, सामाजिक या प्राकृतिक या स्वाभाविक। भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता सभी खाली स्थान प्रेरक हैं, आपको बताना है। तो ये जो सभी भूख है, प्यास है, सुरक्षा है, जो है जो प्रेरक हैं वो है प्राकृतिक या स्वाभाविक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या सचित्र प्रश्नावली। बताइए दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देना होता है तो प्रश्नावली का प्रकार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंद प्रश्नावली। मतलब आपको जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आपको आंसर केवल हाँ या ना में देना है। तो आप उसके कारण को नहीं बता सकते, उसके परिणाम को नहीं बता सकते और उसकी विशेषता या कुछ भी उसकी जानकारी नहीं बता सकते, केवल हाँ या ना में। तो इस प्रकार का जो प्रश्नावली होगा वो बंद प्रश्नावली होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने का बाधा उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है। फर्स्ट है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण या अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण। बताइए दोस्तों, जब पूर्व का अधिगम या सीखने की क्रिया नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो यह कहलाता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक, याद रखिएगा, नकारात्मक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कीजिए इसे। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। रोस्राक की स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, अवलोकन या वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है अवलोकन। बाकी रोसार्क या रोसराक स्याही धब्बा परीक्षण ये है, शब्द साहचर्य परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है, लेकिन अवलोकन नहीं है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको बताना है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। आप भी एक कमेंट जरूर कीजिए और एक बार मन में अपने सोचिए कि कौन सा आंसर रहेगा, जरूर आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, लेकिन निरंतरता, विभिन्नता और एकीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुसमयोजन का लक्षण नहीं है। आपको बताना है अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना, नाखून चबाना या काटना, सावैंगिक परिपक्वता या हकलाना। तो देखिए कुसमयोजन का लक्षण नहीं है सावैंगिक परिपक्वता। बाकी आप अपनी सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये कुसमयोजन का लक्षण है। नाखून चबाना क्लास में बैठकर कुसमयोजन का, और हकलाना बोलते समय हिचकिचाना या हकलाना ये कुसमयोजन का लक्षण है। लेकिन जो कुसमयोजन का लक्षण नहीं है वो है सावैंगिक परिपक्वता। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन है और जो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रतिभावान बालक की विशेषता है। आपको बताना है प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या है। अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होती है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं।
बताइए दोस्तों, प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वासी होना ही प्रतिभावान बालक की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा थर्ड। तो दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एबिलिटी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसे, और जो पुराने वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि रिपीट करना ज़रूरी होता है, रिवीजन करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम आपको नज़दीक है तो आप ज़रूर उसे रिपीट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन को एक बार या वीडियो को जाकर देखिए, चाहे वो जनरल नॉलेज का हो या शिक्षण अभिरुचि से हो या हिंदी से हो या रीजनिंग से हो, ज़रूर जाकर देख लीजिए जितना भी अपलोड है उसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।